डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण यानी कि पौधों में परिवहन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, देखो, पादपों में परिवहन का अर्थ हुआ कि पौधों के अंदर में पौधों के एक हिस्से से पौधों के दूसरे हिस्से में पदार्थों का कैसे आवागमन होता है, यही हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने बताया है कि पादपों में परिवहन दो माध्यमों से होता है, एक है फ्लोएम और दूसरा है जाइलम। तो अब ये जो दोनों सिस्टम है, फ्लोएम और जाइलम के, ये दोनों पौधों के अंदर में कैसे वर्क करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जाइलम कैसे काम करता है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम कैसे काम करता है। तो पहले जाइलम का परिचय देखते हैं। देखो, जाइलम जो है वो पादप तंत्र का एक अवयव है जो कि मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं साथ ही साथ फ्लोएम का, तो फ्लोएम जो है ये पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषित जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, तो उनको जो है पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है, यानी कि पहुंचाता है, सप्लाई करता है। जड़ और मृदा के मध्य में आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है और यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, सॉरी। और साथ ही साथ इसको ध्यान रखिए कि इसको जो है इंग्लिश में हम लोग असेंट ऑफ सैप कहते हैं, या फिर जो है उसको हिंदी में बोलेंगे तो एक वो जो है आपका ऊपर की तरफ, यानी ऊपरी गामी जल उसको कह सकते हैं, ऊपरी गामी रस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। आगे क्या बताया जा रहा है कि यही जो जल होता है ये पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण के अंदर में चला जाता है, विलीन हो जाता है, और यही प्रक्रम जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन आपने समझ लिया। साथ ही साथ मृदा से कैसे जो है जल जाइलम के माध्यम से पौधों के जड़ों से होते हुए, तना से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है, और कैसे जो है ये प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को बनाने में उपयोग किया जाता है। तत्पश्चात प्रकाश एक जो प्रक्रिया होता है जिसको कि हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इसके माध्यम से ये वायुमंडल के अंदर में मुक्त हो जाता है। ये आपने अभी इस स्लाइड में समझा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं अभी हमने देखा था। तो हमने देखा था कि जल का जो है अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद से ये जड़ से पत्तियों तक पहुंचा, और वहां से पहुंचने के बाद से वहां पर कुछ उसका उपयोग किया गया अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं में। और फिर इसके साथ ही साथ जो है खनिज जो ये उसके अंदर में घुले हुए थे, खनिज लवण, वो भी जो है ऊपरी मुखी गति में, यानी कि असेंट ऑफ जो सैप अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, उसके साथ ही साथ ये भी जो है गति करता है ऊपर की तरफ में, और ये भी पहुंचता है पत्तियों में। पौधों में ताप के नियमन में भी ये सहायक करता है, यानी कि जो है ये जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कि जल जड़ से, तना से होते हुए पत्ते तक पहुंच रहा है, इसी दौरान क्या होता है कि पौधों के शरीर का जो ताप है ये भी कंट्रोल में रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि भोजन और दूसरे जो पदार्थ होते हैं उन सभी का कैसे स्थानांतरण होता है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के जो विलेय उत्पाद होते हैं उनका वहन ही स्थानांतरण कहलाता है। ये कब? ये जब पौधों के केस में कहा जाएगा तब। जब हम लोग अपने बारे में यानी कि जंतुओं के बारे में कहते हैं तो स्थानांतरण का अर्थ हो जाता है एक किसी जीव के पूरे शरीर का ही एक जगह से उठ करके दूसरे जगह तक जाना, वो कहलाता है स्थानांतरण। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं पौधों के अंदर में स्थानांतरण के बारे में, तो हम बताते हैं कि प्रकाश पौधों के अंदर में प्रकाश संश्लेषण के जो विलेय उत्पाद होते हैं उनका एक जगह से, मतलब पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचना जाना स्थानांतरण कहलाता है, जो कि एक विशेष प्रकार के ऊतक के द्वारा किया जाता है, और वो है फ्लोएम। अभी आपने जाइलम के बारे में पढ़ा था। दूसरा जो है जाइलम में आपने देखा था कि जो खनिज लवण होते हैं और जो जल होता है इसका वहन किया जाता है जाइलम के द्वारा, जबकि
जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जो कि सुक्रोज के माध्यम से यानी सुक्रोज के रूप में जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, तो ये एक विशेष प्रकार के उत्तक के माध्यम से जाता है और उसका नाम है फ्लोएम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, स्थानांतरण जो है वो पत्तियों से पौधों के शीर्ष सभी भागों में जाता है, चाहे वो ऊपरी मुखी हो चाहे वो अधोमुखी हो, यानी कि ये दोनों ही दिशाओं में गति करता है। जबकि जो अभी मैंने जाइलम के बारे में आप सभी को पढ़ाया था, तो जाइलम के माध्यम से जो गति होता है खनिज लवण में और जल में, ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऊपरी मुखी होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ में होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जाइलम में जो है एक दिशीय गति होता है, जबकि बात करेंगे अगर हम लोग फ्लोएम के अंदर में, तो यहाँ पर जो है ये द्विदिशीय कह सकते हैं, यानी कि ये ऊपर के तरफ में भी और नीचे की तरफ दोनों तरफ ही आपका जो है गति होता है। अभी मैं आप सभी को समझाऊंगा, बाद में डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि क्यों जाइलम के माध्यम से ऊपर ही गति होता है और क्यों फ्लोएम के माध्यम से दोनों ही दिशाओं में गति होता है। आगे बताया जा रहा है कि देखो, स्थानांतरण जो है, अच्छा ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था कि स्थानांतरण जो है वो पत्तियों से पौधों के शेष सभी भागों में, चाहे वो ऊपरी मुखी हो चाहे वो अधोमुखी हो, दोनों ही दिशाओं में गति करता है। फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण जो है वो ऊर्जा के प्रयोग से होता है, जबकि अगर बात करेंगे हम लोग, अगर वो जाइलम में जो गति हो रहा था पानी का, तो उसमें जो है आपका ऊर्जा का उपयोग का जरूरत नहीं होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से प्रासरण बल के द्वारा स्थानांतरित होता है। अभी अभी आप लोगों को याद होगा, मैंने यहाँ पे कहा था कि ग्लूकोज जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान में बनता है, तो वो ग्लूकोज जो है जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है, वो ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में ही नहीं, बल्कि ये जो है आपका सुक्रोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, बल्कि ये सुक्रोज के फॉर्म में जो है पौधों के एक हिस्से से पौधों के दूसरे हिस्से में परिवहित होता है, यानी कि जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी आपने जो है मोटा मोटी तौर पे, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट में ही सही, बट आपने ये स्टडी कर लिया कि किस प्रकार से पौधों के अंदर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन होता है उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। अब जाइलम के बारे में हमने चीजें बताया था बहुत सारी, अब कुछ और भी चीजें जो कि आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ जाइलम जो है, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो कि वो एक परमानेंट टिश्यूज है और काफी वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, मतलब कि वो जटिल अस्थाई उत्तक है। तो अब ये जटिल अस्थाई उत्तक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कई, मतलब 4 विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है, मतलब 4 ठो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट से, अवयव से मिल के बना होता है। उन सब के बारे में भी एक बार हम लोग रिवाइज करते चलते हैं, और एक बार फिर से जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको वो जो है पढ़ते चलते हैं। तो चलिए जाइलम को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि जाइलम क्या होता है। देखो, जाइलम जो है वो उत्तक नलिकाओं के आकार का होता है और इसका जाल पूरे पेड़ में फैला रहता है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो तना हो चाहे वो पत्ता हो। चूंकि हर जगह तो पानी को पहुंचाना है ना, तो हर जगह जब पानी यानी जल को पहुंचाना है तो फिर जाइलम का जाल तो चारों तरफ होना ही चाहिए। जाइलम उत्तक पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं और इस जल में पौधों के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज पदार्थ और लवण भी घुले हुए रूप में उपस्थित रहते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जो जल होता है और उसमें घुले हुए जो अन्य आवश्यक खनिज और लवण रहते हैं, वो जाइलम उत्तक के द्वारा ही पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। पौधों से विशेषकर रात्रि के समय में पत्तियों के रंध्र से वाष्पन की क्रिया होती है। इस वाष्पन की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं या फिर उसको वाष्पीकरण भी कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। ये जो वाष्पन की क्रिया है, इसी के कारण क्या होता है कि जाइलम नलिकाओं में दाब कम हो जाता है और इस दाब के मतलब कम हो जाने के कारण ही एक ऊपर की तरफ में बल लगता है, जिसमें संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है कि जड़ों में जो अवशोषित जल होता है ये जाइलम में ऊपर की तरफ में चढ़ने लगता है और पेड़ों के विभिन्न भागों में वो पहुंच जाता है। जाइलम उत्तक में
जल का परिवहन एक ही ओर होता है और वो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ में, अर्थात जाइलम उत्तक के द्वारा जल जड़ से निकल करके और ऊपर की तरफ में पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचा जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ में ये गति होता है जल का जाइलम के थ्रू। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया था कि जाइलम उत्तक का निर्माण 4 प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं से होता है, और वो कोशिकाएं होती हैं जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक, और जाइलम वाहिनिकाएं जिसको कि हम लोग ट्रैकिड्स बोलते हैं, और है चौथा जाइलम वाहिकाएं यानी कि जाइलम वेसल्स। अब इन चारों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर के बारे में। देखो ये जो है, ये जाइलम में पाए जाने वाली मृद दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि एक तो ये मृत होती हैं, डेड होती हैं, दूसरी बात की ये दृढ़ होती हैं यानी सख्त होती हैं। अब ये और भी चीजें, जैसे कि ये लंबी होती हैं, और इनका जो कोशिका भित्ति होता है वो मोटा लिग्निन से युक्त होता है, और लिग्निन जो होता है ये पौधों के अंदर में शक्ति देता है, शक्ति मतलब मजबूती प्रदान करता है। तो आपने अभी देखा कि ये मृत होती हैं, दृढ़ उत्तक होती हैं, साथ ही साथ ये लंबी होती हैं, ये लिग्निन से युक्त कोशिका भित्ति वाली होती हैं, और नुकीले सिरों वाली होती है, यानी कि इनका जो दोनों टॉप और बॉटम जो होता है ये आपका नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है। साथ ही साथ इनकी मात्रा जो है द्वितीयक जाइलम में सबसे अधिक होती है, और यह यांत्रिक सहारा यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रदान करती है। सॉरी। अब हम लोग देखते हैं जाइलम मृदुतक का यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। देखो ये जो जाइलम है ये आपका मृत एक आपका जो है उत्तक माना जाता है, लेकिन जाइलम की ये जो 4 कोशिकाएं होती हैं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक और जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम वाहिकाएं, इन चारों में एकमात्र जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुतक ही वो इसका घटक है, जाइलम का घटक है जो कि जीवित होता है, बाकी तीनों जो है वो मृत होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी क्या बताया कि ये जो जाइलम मृदुतक होते हैं ये जाइलम का जीवित घटक है, ये मृदुतकी पतली कोशिका भित्ति वाली अंडाकार या फिर लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाई जाती हैं, और यह मुख्य रूप से स्टार्च और वसा को संग्रहित करने में मदद करती है। यह मज्जा किरणों का गठन करती है जो पानी का उसके परिधीय भागों में यानी कि अरीय संवहन करती है। परिधीय भाग और अरीय का मतलब हो गया कि जो बगल का है, जैसे मान लो कि अगर ये मैं गोलाई बना रहा हूँ तो ये जो बगल की तरफ में ट्रांसपोर्ट करने का काम है तो ये करता है जाइलम मृदुतक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा। उसी को बोलते हैं हम लोग अरीय भाग या फिर कहते हैं हम लोग परिधीय भाग। परिधीय मतलब चारों ओर का भाग। ठीक है, चलो। सो अब हम जानते हैं जाइलम वाहिनिकाओं के बारे में यानी कि ट्रैकिड्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइलम वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिड्स जो होती हैं वो पानी के परिवहन में मदद करती हैं। वैसे तो ये चारों ही मदद करती हैं, अब देखना ये है कि ये किसमें एक्टिवली काम करता है और किसमें होता है लेकिन काम नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना पुष्प वाले पौधों में वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिड्स ही एकमात्र ऐसे उत्तक होते हैं जो कि जल का परिवहन करते हैं, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि यहाँ से मैक्सिमम मतलब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है कि बिना पुष्प वाले पौधे जिनको कि हम लोग जिम्नोस्पर्म बोल सकते हैं, तो जो बिना पुष्प वाले पौधे होते हैं ना, तो उन पौधों के अंदर में वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिड्स ही एकमात्र ऐसे उत्तक होते हैं जो कि जल का परिवहन करते हैं। यह उत्तक यांत्रिक सहारा यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, साथ ही साथ लकड़ी का निर्माण भी करती हैं। वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक को छोड़कर बाकी तीनों मृत होती हैं। साथ ही साथ इसकी जो भित्ति होती है यानी कोशिका भित्ति वो भी लिग्निन से बनी होती है, ताकि ये मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक वो सहारा दे सके, चूंकि शक्ति लिग्निन रहेगा तो शक्ति ये प्रदान कर सकता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाएगा। ये लंबी होती हैं और संकीर्ण गुहा होता है, यानी कि इसका जो गुहा होता है, अंदर का जगह होता है, वो काफी पतला होता है, और इसका भी सिरा जो है वो नुकीला ही होता है। बस अंतर ये है कि इसका जो पूरा अगर कोशिका ही देखा जाए तो ये काफी संकीर्ण होती है, पतली होती है। कोशिका भित्ति इसका
स्थूलन, वलयाकार, स्पाइरल, एस्कालिफॉर्म, जालिकावत या गर्ती प्रकार का हो सकता है। गर्ती कहने का मतलब कि उसके अंदर में पीट यानी कि उसमें गड्ढे टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि जाइलम जो है, सॉरी, जाइलम वाहिनिका जो है इसके अंदर में हो सकते नहीं, इसमें पीट पाए ही जाते हैं। और ये जो है दोनों में मैं आप सभी को डायग्राम के माध्यम से आगे चल के बताने वाला हूँ। तो दोनों का जब डायग्राम देखेंगे तो जैसा कि देख लो, इसको मैं डायग्राम बना ही देता हूँ। तो कुछ, हालांकि ये थोड़ा सा मोटा हो गया, 1 सेकंड वेट करो, मैं बना देता हूँ फिर से। चलो ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है डायग्राम होता है। इस प्रकार से आपका जो है नुकीला दोनों तरफ में और बीच में जो है ये पतला हो गया, और इसके ऊपर ये आपका जो है इसका सेल वॉल हम लोग बना दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। हालांकि मैं उतना सटीक नहीं बना पाऊंगा क्योंकि माउस से बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि सही से जहाँ चाहते हैं वहाँ भागता नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो है जगह जगह पर छिद्र होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसमें पीट होते हैं, गड्ढे होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो मैं गड्ढे दिखा रहा हूँ आप सभी को, तो इसी के बगल में मान लो कि यहाँ पे एक और जो है कुछ इसी प्रकार का जो है एक दूसरा आपका जो है जाइलम वाहिनिका है, यानी कि ट्रैकिड से। तो होता क्या है कि एक गड्ढे में से दूसरे गड्ढे में, यानी कि इसमें से इसमें करके ऐसे करके जो है वाटर जो है ऊपर की तरफ में मूव करता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जाइलम वाहिनिका के माध्यम से किस प्रकार से ऊपर की तरफ में मूव करता है पानी, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि एक वाहिनिका से दूसरे वाहिनिका में पानी का परिवहन जो है इन्हीं गड्ढों के जरिए होता है। डायग्राम के माध्यम से वाहिनिका एक दूसरे के ऊपर जुड़कर लंबवत पंक्ति बनाती है, परंतु आपस में क्रॉस भित्ति के द्वारा अलग रहती है। वाहिनिकाएं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों में ही पाए जाते हैं। बट एंजियोस्पर्म को छोड़ दो और बाकी ये जिम्नोस्पर्म में जब बात करेंगे तो इसमें जो है आपका मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा वाटर का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जल का जो है परिवहन होता है। अब लास्ट एक बचा हुआ है और वो है जाइलम वाहिकाएं। तो देखो, जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं ये लंबी होती हैं और चौड़ी सिरों वाली होती है, सिरे वाली होती है, मतलब कि ऊपर का और नीचे का जो बात करेंगे तो वो चौड़ा रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, यानी कि सबसे सिंपल इसका स्ट्रक्चर बताना होगा तो हम बताएंगे ये बेलनाकार होती है। ठीक है, और ये जो है मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ दें तो बाकी तीनों जो है वो डेड होती है। ये पानी के संवहन में पाइपलाइन की तरह काम करती है। चूंकि ये, अब देखो, ये चूंकि बेलनाकार है, जैसा कि पाइप बेलनाकार होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये पाइपलाइन की तरह काम करेगा। इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है, और जमाव या स्थूलन वलयाकार, स्पाइरल, या फिर इसके अलावा ये जालीदार हो सकता है। कोशिका भित्ति में कई परिवेशित गर्त यानी कि जो है बोर्डेड पिट्स होते हैं। वाहिकाओं की अंतः भित्ति छिद्रित प्लेटों के रूप में पाई जाती है, जिसको कि हम लोग चलनी भी बोल सकते हैं। चलनी मतलब जिस प्रकार से आप जो है घर पे चलनी देखे होंगे जिसमें कि बहुत सारा छिद्र होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाहिकाओं का जो अंतः भित्ति होता है वो छिद्रित प्लेटों से मिलकर बना होता है, जिससे होकर के पानी आसानी से ऊपर की तरफ में पास कर जाए। वाहिकाएं कठोर लकड़ी या छिद्रित लकड़ी का निर्माण करती है। संकीर्ण अवकाशिका या गुहा वाली वाहिकाएं, वेसल्स, प्रोटोजाइलम में चौड़ी अवकाशिका या फिर गुहा वाली वाहिकाएं यानी कि वेसल्स मेटाजाइलम में पाई जाती हैं। वाहिकाएं पानी के परिवहन में पादपों को यांत्रिक सहारा और लकड़ी के निर्माण का कार्य करती हैं। तो ये इनका 3 काम आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये डेड होती हैं। जब डेड हैं यानी कि मरी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि निर्जीव बोलेंगे। तो ये जो है एक निर्जीव नली है जो कि पौधों की जड़ों से होती हुई प्रत्येक तने और पत्ती तक जाती हैं, और आमतौर पर वाहिकाएं जो है सभी एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। अभी देखो, एंजियोस्पर्म में बात करेंगे तो इनमें तो होते तो दोनों ही हैं, बट मुख्य रूप से बात करेंगे तो इसमें जो है आपका जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से वाटर का कंडक्शन होता है, यानी कि पानी का जो है आवागमन उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होता है। अब चलिए मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। जैसा कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका जो है जमीन हो गया, पृथ्वी का जो है भाग हो गया। ठीक है, तो अब ये जो पृथ्वी का भाग है इसके अंदर में जमीन में जो है पानी होता है। ठीक है, तो अब ये जो पौधा है इसकी जो जड़ें होती हैं
इनकी जड़ों में जो है मूल रोम पाया जाता है, जो कि केस की भांति मतलब बहुत ही पतले पतले होते हैं। इवन इतने पतले होते हैं कि वो जो है आसानी से मिट्टी के कणों के बीच में जो पानी या फिर हवा हो या फिर जो भी दूसरे लवण या फिर कह सकते हैं कि दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उन सभी को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर में। और अवशोषित करने के बाद से वो जो है अपने बगल वाले सेल में और फिर उसके बगल वाले सेल में, उसके बगल वाले सेल में, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, चलो देखो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जड़ का छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हो जड़ के जो बाहर का त्वचा होता है, जिसको कि हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये जो बाहरी त्वचा है, इसका एक एक एपिडर्मिस जो है एक मूल रोम की भांति मतलब मूल रोम में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो मूल रोम होता है ये इतना पतला होता है कि आसानी से मिट्टी के कणों के बीच में जो है वो चला जा सकता है, और मिट्टी के कणों के बीच में जो वाटर या फिर दूसरे जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको आसानी से अपने अंदर में अवशोषित कर सकता है। यानी कि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए मूल रोमों के अंदर चले जाते हैं, पर जिसको कि हम लोग विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो उसके माध्यम से इन जड़ों के मूल रोम के अंदर में चले जाते हैं, और फिर मूल रोम से होते हुए वो विसरित हो जाते हैं अपने बगल के कॉर्टेक्स सेल में, और फिर एक कॉर्टेक्स सेल में से दूसरे कॉर्टेक्स सेल में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से चौथे में, और ऐसे करके वो पहुंचते हैं अंतः त्वचा में। और अंतः त्वचा से जैसे ही वो इंटर करते हैं तो फिर उनको जाइलम मिल जाता है, और फिर वो जाइलम में चले जाते हैं, और फिर जाइलम के माध्यम से जो है वो ऊपर की तरफ स्टेम में, यानी कि जो है तने के अंदर में, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पे जब स्टेम के अंदर में आ जाते हैं तो स्टेम से जो है अब ये ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। अब क्या होता है कि देखो, एक और प्रक्रिया आपको समझना जरूरी है। यहाँ से क्या होता है कि सूर्य का, यहाँ पे चलो मान लो कि ये सूर्य हो गया, ठीक है। तो ये जो सूर्य है, यहाँ से क्या होता है कि प्रकाश जब पड़ता है, गर्मी वातावरण में हो जाता है, और फिर वातावरण में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो पत्ते हैं, पत्ते में से पानी उड़ता है ऊपर की तरफ में। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि खाली जगह हो गया पानी के होने से, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, जबकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर प्रेशर अधिक हो गया। तो यहाँ पर लो प्रेशर की वजह से ये उधर लो प्रेशर की तरफ में प्रेशर पड़ता है कि इधर में पानी जो है वो गति करे। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर की तरफ में चढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है, और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ में चढ़ता है, जिसको हम लोग असेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ऊपरीगामी पानी का जो है गति हो गया। तो ये ऊपर की तरफ में चढ़ता है। फिर इधर से जो विसरण की प्रक्रिया के दौरान मैंने बताया था कि जमीन से जो है पानी वो आपका जो है जड़ में, और जड़ से जो है फिर ये जो ऊपर की तरफ में एक जो प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ में पानी चढ़ेगा। तो इस प्रकार से पानी का गति होता है जमीन से जाइलम में, और जाइलम से जो है वो आपका होते हुए जो आपका पौधा है, पेड़ है, उसके सभी भागों में। अब जब सभी भागों में पहुंच जाता है पानी और दूसरे लवण, तो उसका उपयोग किया जाता है अलग अलग क्रियाकलापों में, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में। जब प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज बनता है, इसके साथ साथ में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन भी बनता है। तो ऑक्सीजन जो बनता है उसको ये बाहर में छोड़ देते हैं। दिन के समय में जो है ये ऑक्सीजन को बाहर में छोड़ देते हैं। कुछ भाग ऑक्सीजन का वो यूज भी करते हैं अपने एनर्जी के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। बाकी सब वो बाहर छोड़ देते हैं। साथ साथ इसमें जल भी काफी मात्रा में बनता, मतलब जल भी काफी मात्रा में ये जमीन से लेते हैं। तो जितना भी ये जल लेते हैं उसका लगभग लगभग 90% से भी एबव ये बाहर छोड़ देते हैं। मात्र 10% या उससे भी कम 8% ये उपयोग करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब यहाँ पर उपयोग किया गया था, तो यहाँ पर जो, एक सेकेंड वेट करो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब यहाँ पर पत्तियों में जो है, पत्तियों की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर में जब पानी आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, उनके अंदर में क्लोरोफिल ऑलरेडी होता है, सूर्य का प्रकाश जब मिल जाता है, फिर तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज जो है इतना डिजोल्व होने लायक नहीं होता, मतलब घुलनशील नहीं होता है कि ये आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। तो इसको चेंज किया जाता है सुक्रोज में। जब सुक्रोज में ये चेंज होता है तो सुक्रोज जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट के लिए काफी सुटेबल होता है। तो सुक्रोज के फॉर्म में, मतलब सुक्रोज के जो रूप में, ग्लूकोज पौधों के उन भागों में जहां पर कि ग्लूकोज बना हुआ है, उन भागों से निकल करके उन भागों में वो पहुंचता है जहां पर कि उसका उपयोग किया जाना है।
यानी कि बनने वाले जगह से ये उपयोग किए जाने वाले जगह पर पहुंचता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है ये होता है एक दूसरे प्रकार के ऊतक से, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। तो ये फ्लोएम के माध्यम से जो है आपका नीचे की तरफ में देखो, यहाँ अगर मान लो कि जहाँ पे मैंने शुगर यहाँ पे दिखाई, यहाँ पर ये बना है, तो यहाँ से ये निकल करके इधर भी जा सकता है। इसके अलावा ये नीचे भी जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ से निकल कर ये ऊपर भी चला जाए, हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई फूल फल है तो ये उधर भी चला जाए। यानी कि ये सभी दिशाओं में गति करता है भोजन, जबकि पानी जो है सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ में गति करता है। और क्यों गति करता है मैंने अभी आप सभी को इसका प्रोसेस समझा दिया था, क्योंकि ऊपर में जो है ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसी लो प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से, यानी कि निम्न दाब के उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है ऊपर की तरफ में गति करता है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ पानी ऊपर की तरफ में ही गति करता है। जबकि भोजन के गति की बात की जाएगा तो भोजन के गति के लिए जो है ऊर्जा का उपयोग करता है पौधा, और जबरदस्ती जो है जहां पर उसको उपयोग करना है वहां पर भेजता है। जबरदस्ती इन द सेंस कि उसको ऊर्जा का अपने बॉडी में जो एटीपी होता है उसका उपयोग करके तब भेजता है, जबकि पानी में तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आ गया है। वही चीजें यहाँ पर समझाया हुआ है जाइलम और वेसल्स का जो है कैसे काम करता है। जैसा कि यहाँ पे जाइलम का आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ में गति हो रहा है, पानी का जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर में गति हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया कि ये वन वे फ्लो है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में ये गति होता है, पानी का और मिनरल का। साथ ही साथ इसमें देखो कि इसमें जो है कोई वॉल का एंड पॉइंट नहीं है सेलों के बीच में। मतलब यहाँ पर देखो, ये जब फ्लोएम का हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि जो है मैं आप लोगों को जो चलनी बोल रहा था कि जो ये फ्लोएम सेल्स होती, मतलब फ्लोएम के जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती है, जिसको कि हम लोग चालनी नलिका बोलते हैं। तो चालनी नलिका में जो है इस प्रकार का आपका जो है रचना होता है, जिसमें कि बहुत सारे अंदर की तरफ में छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जो है जो आपका फूड होता है, साथ ही साथ इसमें वाटर होता है या फिर हार्मोन्स हैं या जो भी हो, तो वो सभी जो है ऊपर में भी गति कर सकते हैं इन छिद्रों के माध्यम से होते हुए, और नीचे की तरफ में भी गति कर सकते हैं। तो ये जो है आपका टू वे फ्लो है, यानी कि दोनों तरफ में गति हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो है आपका जो वॉल है इसमें इंड है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। और इसमें मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें कोई इंड वॉल नहीं होता है। और पानी कैसे ऊपर की तरफ में गति करता है, नीचे की तरफ में गति करता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे जो फैक्ट्स आप लोगों को समझाने चाहिए थे इस क्लास में, इस स्लाइड के माध्यम से, वो सभी चीजें जो है मैं आप सभी को समझा पाया। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।